है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और कुछ एक्सपर्ट से उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। तारीख 25 मई 2020। जगह अमेरिका का शहर मिनियापोलिस। शाम का वक्त था। जॉर्ज फ्लॉयड नामक एक अफ्रीकी अमेरिकी मूल का नागरिक सिगरेट खरीदने के लिए एक दुकान पर पहुंचता है। जॉर्ज की उम्र 46 साल है और वो कुछ महीने पहले तक नौकरी कर रहे थे, लेकिन कोरोना महामारी के दौर में उनकी नौकरी चली गई। लौटते हैं दुकान पर। जॉर्ज फ्लॉयड सिगरेट खरीदते हैं और बदले में $20 का भुगतान करके चले जाते हैं। जॉर्ज फ्लॉयड के जाने के बाद दुकानदार ने पुलिस को फोन किया। उसे शक है कि जॉर्ज फ्लॉयड ने सिगरेट खरीदने के बदले जो $20 दिए वो नकली हैं। पुलिस जल्द ही घटनास्थल पर पहुंचती है। जॉर्ज फ्लॉयड को उनकी कार से बाहर निकालती है और उनके हाथ बांध देती है। पुलिस जॉर्ज फ्लॉयड को अपनी कार में जबरन डालने की कोशिश करती है। जॉर्ज फ्लॉयड इसका विरोध करते हैं। कार के भीतर संघर्ष होता है। तभी पुलिस अधिकारी डेरिक चॉविन जॉर्ज फ्लॉयड को कार से बाहर निकालते हैं और उन्हें जमीन पर पटक देते हैं। आसपास मौजूद लोग अपने मोबाइल से इस घटना का वीडियो बना रहे थे। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि डेरिक चॉविन ने जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन अपने घुटने से दबा रखी है। जॉर्ज फ्लॉयड बार बार ये कहते हैं कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। उन्होंने कम से कम 16 बार ये बात कही। हाथ पैर जोड़े कि पुलिस वाला उनकी गर्दन से अपना घुटना हटा ले, लेकिन डेरिक चॉविन ने उनकी एक ना सुनी। जॉर्ज फ्लॉयड जो कुछ देर पहले तक खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन लगभग 8.25 मिनट तक डेरिक चॉविन के घुटने के नीचे थी। डेरिक चॉविन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन तब तक अमेरिका के लगभग हर शहर में पुलिस के इस रवैये के खिलाफ हिंसा, विरोध प्रदर्शन और दंगे शुरू हो चुके थे। किसी निहत्थे काले अमेरिकी की पुलिस के हाथों मौत की ये कोई पहली घटना नहीं है। अमेरिका में ऐसे मामलों की फहरिस्त बहुत लंबी है। तो इस हफ्ते हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिका में पुलिस निहत्थे काले लोगों को निशाना क्यों बनाती है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ विशेषज्ञों से बात की। पार्ट 1, नस्लवाद। I grew up in Orlando, Florida. I'm a black man. It's incredibly. मैं फ्लोरिडा की धरती पर पला बड़ा हूँ। मैं एक ब्लैक मैन हूँ। ये सब देखना बहुत डिप्रेसिंग है कि मेरे जैसे लोग मारे जा रहे हैं। ये है डेटा साइंटिस्ट और पॉलिसी एनालिस्ट सैमुअल सिन यांगवे। इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम है मैपिंग पुलिस वायलेंस। I started the project really to provide answers in the wake of the shooting of मैंने ये Mike प्रोजेक्ट Brown उन सवालों का जवाब खोजने के लिए शुरू किया जो अगस्त 2014 में माइकल ब्राउन को गोली मारने के बाद खड़े हुए थे। हमने ऐसे भी मामले देखे हैं जब पुलिस ने 12 साल के लड़के को गोली मार दी। दुनिया को इन मामलों के बारे में बताना जरूरी है। अमेरिका में पुलिस ने कितने निहत्थे काले लोगों को गोली मारी है, सरकारी रिकॉर्ड में इसका जवाब है एक भी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में पुलिस के हाथों मारे गए लोगों का आधिकारिक तौर पर कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। There are statistics on all kinds of violent crimes. अमेरिका में हर तरह की हिंसा के आंकड़ों को जुटाया जाता है, लेकिन पुलिस के हाथों कितने लोग मारे गए इसका कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। इसलिए मैंने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर खुद इन आंकड़ों को जुटाने का फैसला किया। सैमुअल सिन यांगवे ने जो जानकारी जुटाई उसके मुताबिक अमेरिका में पुलिस के हाथों साल 2019 में 1099 लोग मारे गए। इनमें से 24% लोग काले अमेरिकी थे, जबकि अमेरिका की कुल आबादी में उनकी संख्या महज 13% है। सैमुअल सिन यांगवे ने अपनी वेबसाइट मैपिंग पुलिस वायलेंस पर ऐसी हर मौत की बारीक बातों पर गौर किया है। I actually identified whether they were armed or unarmed. मैंने ये खास तौर पर पता किया कि मारे गए अमेरिकियों के पास घटना के वक्त हथियार थे या नहीं। मैंने ऑनलाइन जानकारी और तस्वीरों की मदद से नस्ल के आधार पर उनकी पहचान की। अपनी वेबसाइट पर सैमुअल ने अमेरिका का एक एनिमेटेड मैप बनाया। इस मैप पर लाल दहकता हर निशान पुलिस के हाथों मारे गए एक एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि अमेरिका के नक्शे पर आतिशबाजी जैसा दृश्य नजर आता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं
तो हर केस की परतें खुलती हैं। Black people are 3 times more likely to be killed by police in the United States than white people. अमेरिका में पुलिस के हाथों गोरे काले सभी मारे जाते हैं, लेकिन गोरों के मुकाबले काले लोगों के मारे जाने की संभावना 3 गुना अधिक होती है। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल निहत्थे गोरों के मुकाबले निहत्थे काले लोग पुलिस के हाथों ज्यादा संख्या में मारे गए। लेकिन इसकी वजह क्या है? आखिर कुछ तो वजह होगी। इस सवाल पर सैमुअल सिन यांगवे कहते हैं, I think it goes back to this question of, how do they perceive? मुझे लगता है कि ये बात घूम फिर कर इसी सवाल पर आ जाती है कि वो काले लोगों को किस नजर से देखते हैं। मुझे लगता है कि उनकी नजर में काले लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। हमारे पहले विशेषज्ञ का दावा है कि ये कुछ और नहीं बल्कि नस्लवाद है, रेसिज्म है, जिसकी कीमत काले अमेरिकियों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। पार्ट 2 पक्षपात। I am a white middle class professional woman. मैं एक वाइट मिडिल क्लास प्रोफेशनल वुमेन हूँ। अपने रंग और समुदाय की वजह से मुझे बहुत कुछ मिलता है, ये प्रिविलेज है। लेकिन इसमें अन्य समूहों के लिए एक तरह का पक्षपात भी शामिल है। ये हैं लॉरी फिडेल, हमारी दूसरी विशेषज्ञ, जो साउथ फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में क्रिमिनोलॉजी की प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर लॉरी फिडेल खुलकर अपनी बात रखती हैं। I certainly have the black crime implicit bias. ब्लैक और क्राइम को लेकर मेरे मन में पक्षपात हैं। मुझे अफ्रीकी अमेरिकियों में बाकी लोगों से ज्यादा खतरा नजर आता है। इस सोच की शुरुआत तब हुई जब लॉरी फिडेल ने 90 के दशक में पुलिस एग्जीक्यूटिव रिसर्च फोरम में डायरेक्टर रिसर्च के तौर पर काम शुरू किया। The issue of racial profiling was the number one issue facing police. And I came to understand 2 things that didn't go together in my head. रेशियल प्रोफाइलिंग का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा था जिसे पुलिस फेस कर रही थी। मुझे वहाँ 2 बातें समझ में आई। पहली ये कि पक्षपात या भेदभाव चंद अफसर या डिपार्टमेंट्स में नहीं है। मुझे ये भी समझ आया कि इस देश की जो पुलिस है उसका इरादा एकदम साफ है। लेकिन ये दोनों बात एक साथ मुझे हजम नहीं हुई। प्रोफेसर लॉरी फिडेल का मानना है कि यहाँ हम जिस पक्षपात की बात कर रहे हैं वो हमारी चेतना में है। अमेरिका में हुई एक रिसर्च के मुताबिक अफ्रीकी अमेरिकी जिनका रंग काला है, ऐसे लोगों का संबंध अपराध, हिंसा और आक्रामकता से ज्यादा है। ये रिसर्च एक एक्सपेरिमेंट पर आधारित है जिसका नाम है शूट डोंट शूट। The original shoot don't shoot studies has a subject sitting in front of a computer monitor. जो ओरिजिनल शूट डोंट शूट स्टडी है उसमें ये है कि एक व्यक्ति कंप्यूटर मॉनिटर के सामने बैठा होता है। स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें बहुत तेजी से आ रही होती हैं। इन तस्वीरों में गोरे और काले लोग होते हैं। तस्वीर वाले व्यक्ति के हाथ में बंदूक जैसा कोई हथियार होता है या मोबाइल जैसा कुछ होता है जिससे किसी को भी खतरा नहीं हो सकता। लेकिन स्क्रीन के सामने बैठे व्यक्ति को करना ये होता है कि यदि उसे खतरा लगे तो वो शूट बटन दबाए, वरना नो शूट बटन दबाए। स्टडी से पता चला कि लोगों में किसी गोरे के मुकाबले निहत्थे काले आदमी पर गोली चलाने का रुझान अधिक है। प्रोफेसर लॉरी फिडेल का मानना है कि पुलिस में कभी कभी ये पक्षपात इतना ज्यादा होता है कि वो अपने सामने वाले काले व्यक्ति को इंसान ही नहीं समझती। The officer believed that the person was armed and it turned out not to be the case. ज्यादातर मामलों में होता ये है कि जो पुलिस अधिकारी होता है उसे लगता है कि सामने वाले के पास हथियार है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसके पास कोई हथियार था ही नहीं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि पुलिस के साथ ऐसा तब होता है जब सामने वाला ब्लैक हो। फिलाडेल्फिया में पुलिस के हाथों किसी ब्लैक अमेरिकी की मौत के ज्यादातर मामलों में यही हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस तरह के मामलों में ब्लैक अफसर से भी वही गलती हुई जो व्हाइट अफसर ने की थी। प्रोफेसर लॉरी फिडेल का मानना है कि अमेरिका में ब्लैक को क्राइम से जोड़ना पुलिस के लिए एक तरह की इंस्टीट्यूशनल धारणा है। पार्ट 3 पुलिस या योद्धा। The first rule of law enforcement is to go home at the end of your shift. पहला नियम ये है कि अपनी शिफ्ट के बाद घर जाना है। ऑफिसर को सरवाइव करना है। पूरी ट्रेनिंग यही सिखाती है। ये है सेस टोटन, हमारे तीसरे विशेषज्ञ, जिन्होंने 5 साल तक यूएस पुलिस में बतौर अधिकारी काम किया और अब साउथ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में कानून के प्रोफेसर हैं। सेस टोटन ने यूज ऑफ फोर्स यानी बल प्रयोग पर काफी शोध किया है। The warrior culture, the warrior mindset, the belief that ये एक तरह का माइंडसेट है कि पुलिस वाले वॉरियर की तरह होते हैं जो क्रिमिनल्स से लड़ते हैं।
यही वो माइंडसेट और ट्रेनिंग है जिनकी वजह से ऐसी जगह भी गोलियां चल जाती हैं जिनसे बचा जा सकता था। तो जैसा कि आपने सुना, ये जो वॉरियर यानी योद्धा वाली मनः स्थिति है, इसकी शुरुआत पुलिस एकेडमी में पहले दिन से ही नहीं होती। इसकी शुरुआत तो पुलिस में आने से पहले ही हो जाती है। It starts in police recruitment videos that ये सब तो पुलिस रिक्रूटमेंट के वीडियो से ही शुरू हो जाता है। इनमें दिखाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर राइफल से दनादन गोलियां बरसा रहे हैं, फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे एक खास तरह के उम्मीदवार पुलिस में आने के लिए आकर्षित होते हैं। पुलिस वालों को वॉरियर बनाने की बाकी कसर पुलिस एकेडमी पूरी कर देती है। यहाँ उन्हें ये कहकर डराया जाता है कि चारों ओर खतरा ही खतरा है। पूर्व पुलिस अधिकारी सेस टोटन का दावा है कि पुलिस की ट्रेनिंग ही ऐसी है जिसमें सारा दारोमदार गन और फोर्स पर टिका है। यही वजह है कि तनाव के हालात में उनके भीतर का योद्धा जाग उठता है। मामला चाहे जॉर्ज फ्लॉयड का हो या उससे पहले एरिक गार्नर का, इस तरह के तमाम मामलों में निहत्थे आदमी पर काबू पाने के लिए पुलिस ने जिस तरह से गला दबाया, ये तरीके तभी अपनाए जाते हैं जब पुलिस अधिकारी की जान खतरे में हो। लेकिन इनमें से किसी भी मामले में पुलिस वाले की जान खतरे में नहीं थी, लेकिन उनके भीतर का योद्धा उनसे कुछ और ही करवाना चाहता था। हमारे तीसरे विशेषज्ञ का मानना है कि अमेरिकी पुलिस में वॉरियर वाली मेंटेलिटी 70 के दशक में तब विकसित हुई जब कुछ हाई प्रोफाइल घटनाओं में पुलिस ऑफिसर्स मारे गए। when the military is designing a mission, they have in mind the fact मिलिट्री में जब किसी मिशन के लिए तैयारी होती है तो उनके दिमाग में ये बात होती है कि कुछ सैनिक मारे जा सकते हैं। लेकिन पुलिस प्रोफेशन में इस धारणा को तोड़ा गया है और ये माना गया है कि किसी पुलिस अफसर की मौत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं हुआ। कुछ राज्यों में पुलिस ट्रेनिंग में सुधार किया गया और फोर्स का इस्तेमाल किए बिना हालात पर काबू पाने के उपायों पर जोर दिया गया। विडंबना देखिए, पुलिस ट्रेनिंग में सुधार करने वाले शुरुआती राज्यों में शामिल मिनियापोलिस में ही जॉर्ज फ्लॉयड को पुलिस ज्यादती का शिकार बनना पड़ा। हैरानी की बात नहीं कि 1 साल पहले जब पुलिस ट्रेनिंग में सुधारों की बात हो रही थी, पुलिस यूनियन के प्रेसिडेंट ने इस पर नाराजगी जताई थी और कहा था जो पुलिस ऑफिसर चाहेगा उसे पहले जैसी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। पार्ट 4, दिक्कतें और भी हैं। I spent 30 years as a member of the Chicago Police Department, 9 as chief in DC. मैंने शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट में 30 साल काम किया है। अब मैं फिलाडेल्फिया में रहता हूँ। 1968 में एक दौर ऐसा था जब काफी असंतोष और भ्रम की स्थिति थी। ये है चार्ल्स रैमजी, अमेरिका के बड़े अनुभवी पुलिस अधिकारी जिन्होंने अपनी सर्विस के दौरान देश के बड़े बड़े शहरों को बखूबी संभाला। साल 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक टास्क फोर्स बनाई जिसे पुलिस में दोबारा भरोसा जगाने का जिम्मा सौंपा गया। बराक ओबामा ने इस टास्क फोर्स के लिए चार्ल्स रैमजी को चुना। मिनियापोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका में जिस तरह के हालात बने, उन हालातों ने चार्ल्स रैमजी को गुजरे जमाने की याद दिला दी। चार्ल्स रैमजी अमेरिका के पहले ब्लैक अमेरिकी पुलिस ऑफिसर्स में से एक हैं। We live in a society where everybody wants to point fingers, but we have a lot of deeply rooted societal problems. Poverty. हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां कुछ समस्याओं की जड़ें बहुत गहरी हैं। इनमें गरीबी, शिक्षा और सिर पर छत जैसी बुनियादी बातें शामिल हैं। गरीबी ऐसी है कि एक अंडरग्राउंड इकॉनमी खड़ी हो गई है जिसमें ड्रग्स, वेश्यावृत्ति और दूसरे तरह के गैर कानूनी काम शामिल हैं। चार्ल्स रैमजी का अनुभव कहता है कि ब्लैक अमेरिकी इन्हीं वजह से पहली बार पुलिस की रडार में आते हैं। On the other hand, we've also had several police officers shot here in Philadelphia, killed. दूसरी ओर कई पुलिस अफसर भी मारे जाते हैं, जैसा कि फिलाडेल्फिया में हुआ था। पुलिस वाले भी हिंसा का निशाना बनते हैं। मुझे लगता है कि इन तमाम बातों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अपने कार्यकाल के दौरान चार्ल्स रैमजी ने फिलाडेल्फिया में हिंसा रोकने के लिए पुलिस के काम करने के तौर तरीकों में बदलाव किया। परिणाम बेहतर रहे, फर्क दिखने लगा और अमेरिका के अन्य शहरों में भी पुलिस फोर्स के तरीके बदले गए। इससे पुलिस शूटिंग के मामले कम होते गए। चार्ल्स रैमजी का मानना है कि अमेरिका में पुलिस की ट्रेनिंग दुरुस्त करने की जरूरत है। Putting them in scenarios where they have to make decisions, they have to exercise good. ट्रेनिंग में उन्हें ऐसे हालात में डालना होगा जहां वो ठीक फैसला ले सकें और उस पर अच्छे से अमल करना भी सीख सकें।
ताकि जब रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए तो वो उस हिसाब से ही रिस्पॉन्स कर सकें। तो सुना आपने, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ कह रहे थे कि समस्या का समाधान पुलिस ट्रेनिंग में छिपा हुआ है, लेकिन गरीबी और अपराध भी समाज का एक सच है। इसलिए कोई जादू की छड़ी नहीं है जो अमेरिकी समाज और पुलिस के रवैये को एकदम से बदल दे। जॉर्ज फ्लॉयड से पहले अमेरिका में पुलिस के हाथों न जाने कितने ब्लैक अमेरिकी मारे जा चुके हैं। नामों की फहरिस्त बहुत लंबी है। मारे गए लोगों में 1 साल के बच्चे से लेकर 84 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं। इस हिंसा के पीछे नस्लवाद, पक्षपात, पुलिस ट्रेनिंग और इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट जैसी बड़ी वजहें हैं। इसमें संदेह नहीं कि अमेरिकी पुलिस में वॉरियर कल्चर रच बस गया है और इस कल्चर से बाहर निकलने में वर्षों भी लग सकते हैं।